एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज होते क्या हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब की बाइंग एंड सेलिंग होती है। मतलब कि एक ऐसा मार्केट जहां पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल किया जाता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का एक पार्ट है। देखिए, जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसके भी कुछ हिस्से हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में मेनली अगर हम बात करें तो दो पार्ट हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज मार्केट। ऑर्गेनाइज मार्केट मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ सारा का सारा काम होता है कि सिक्योरिटीज का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, कैसे बायर एंड सेलर के बीच में सिक्योरिटीज एंड पेमेंट ट्रांसफर होगी, और ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी फ्रॉड ना हो। ठीक है, सारे की सारे ट्रांजेक्शन एक्ट कंट्रोल में रहे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो हर चीज का। तो दैट इज अ स्टॉक एक्सचेंज। और एक होता है हमारा ओटीसीआई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी प्रॉपर प्रोसेस नहीं है सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग के लिए। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का एक हिस्सा है जो ये फैसिलिटेट करता है कि बायर एंड सेलर के बीच में सिक्योरिटीज की जो बाइंग एंड सेलिंग है, इन्वेस्टर्स के बीच में सिक्योरिटीज की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ हो, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर प्रोसेसेस के साथ हो, और कोई भी फ्रॉड ना हो। जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होती हैं वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मतलब कि वो सिक्योरिटीज जिनको ऑलरेडी मार्केट में इश्यू किया जा चुका है, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज किसका पार्ट है, सेकेंडरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज में भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। इसकी सिक्योरिटीज पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज। देखिए, दो टाइप की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज फ्रीली ट्रेडेबल होती हैं, मतलब कि हम फ्रीली उनको बाय एंड सेल कर सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज को हम फ्रीली बाय एंड सेल नहीं कर सकते हैं। तो जब हम सिक्योरिटीज को फ्रीली बाय एंड सेल कर रहे हैं तो किसकी सिक्योरिटीज है, पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज है। दोज आर लिस्टेड ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज, और वो सिक्योरिटीज उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होनी चाहिए। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स, देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इशूअर। सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स के बीच में होती है, इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। इशूअर का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इंडिया के अंदर 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें से 2 नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड 21 रीजनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अब फीचर्स, सबसे पहला है ऑर्गेनाइज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ऑर्गेनाइज मार्केट है, मतलब कि प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे सारा का सारा काम होता है। और सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग एक कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में होती है, मतलब कि प्रॉपर सिस्टम में होती है। डीलिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे होती है। जो सिक्योरिटीज ऑफिशियली उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हैं उन्हीं सिक्योरिटीज की बाइंग एक स्टॉक एक्सचेंज पे होगी। मतलब कि अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को एनएससी पे लिस्ट कराया है, तो एनएससी के थ्रू रिलायंस की जो सिक्योरिटीज हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग होगी। लेकिन अगर रिलायंस ने अपनी सिक्योरिटीज को एनएससी पे लिस्ट ही नहीं कराया है ऑफिशियली, तो रिलायंस की सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग एनएससी के थ्रू नहीं होगी। डीलिंग्स बिटवीन ऑथोराइज्ड पर्सन्स ओनली, ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन्स के बीच में सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। मतलब कि ब्रोकर्स के बीच में, इन ऑथोराइज पर्सन को हम ब्रोकर्स बोलते हैं। हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि जो भी हम ट्रेड करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं, हम कोई जीरोधा यूज करता है, कोई ग्रो यूज करता है, कोई अपस्टॉक्स यूज करता है, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो हम इन ब्रोकर्स के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करना चाह रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करता है। लिक्विडिटी, स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, मतलब कि हम सिक्योरिटीज को इजीली बाय कर सकते हैं और सिक्योरिटीज को इजीली सेल कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को जब चाहे कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू इन्वेस्टर्स बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर सिक्योरिटीज पर अच्छा रिटर्न नहीं आएगा या फिर हमें कोई ज़रूरत पड़ गई है कैश की, तो हम अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने इन्वेस्टमेंट को इनकैश करा सकते हैं, और इजीली ये काम पॉसिबल है। प्राइस डिटर्मिनेशन, जो प्राइस है सिक्योरिटीज़ का वो मार्केट डिसाइड करता है, मतलब कि इस बेस के ऊपर प्राइस डिसाइड होता है कि बायर कितना देने के लिए रेडी है एंड सेलर कितना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। एक्चुअल में क्या होता है, जो बायर्स हैं वो सिक्योरिटीज़ का ऑर्डर डालते हैं अलग अलग प्राइस पे, कि मुझे टाटा कंपनी की सिक्योरिटीज़
₹100 इतने शेयर चाहिए, कोई और डाल रहा है कि मुझे टाटा कंपनी की सिक्योरिटीज़ ₹200 इतने शेयर चाहिए, कोई 130 में। तो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है बायर्स वो ऑर्डर्स डाल रहे हैं। सेम वे सेलर्स भी डाल रहे हैं कि हमें सिक्योरिटीज सेल करनी है इस प्राइस के ऊपर इतने शेयर, इस प्राइस के ऊपर इतने शेयर। इन सारे ऑर्डर्स के बेस के ऊपर जो स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम है वो प्राइस डिसाइड करता है सिक्योरिटीज का। ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, जो भी ट्रेड है, जो भी सिक्योरिटीज के प्राइस हैं वो सबको विजिबल होते हैं, और इवन जो ऑर्डर्स चल रहे हैं वो भी विजिबल होते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो कि इस कंपनी की सिक्योरिटीज के कितने ऑर्डर आए और कितने कितने शेयर्स के लिए आए हैं, जिसके थ्रू आप अपने लिए भी आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या प्राइस रहने वाला है और मुझे किस प्राइस के ऊपर ऑर्डर करना चाहिए। फंक्शंस, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनीज जो सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करना चाहती हैं अपनी, और पब्लिक के थ्रू फंड्स रेज करना चाहती हैं, वो अपनी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती हैं। फैसिलिटेटिंग ट्रेड, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। कंटिन्यूअस वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज कंटिन्यूअस वैल्यूएशन करता है सिक्योरिटीज का। मैंने आपको बताया कि बायर्स एंड सेलर्स के ऑर्डर्स के थ्रू सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड होता है कि बायर कितना देने के लिए रेडी हैं और सेलर कितने में कितना लेने के लिए रेडी हैं। तो ये चीज़ तो ऑल द टाइम चेंज होती रहेगी, नए नए बायर्स ऑर्डर करते जाएंगे, सेलर ऑर्डर करते जाएंगे अलग अलग प्राइस पे, तो इसके अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो भी चेंज होता रहेगा। तो ऑन गोइंग वैल्यूएशन होता है, कॉन्टिन्यूस वैल्यूएशन होता है सिक्योरिटीज का स्टॉक मार्केट में। इस वजह से प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, इसके थ्रू जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है कि जब चाहे सिक्योरिटीज को सेल कर सके, जब चाहे सिक्योरिटीज को बाय कर सके। प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ काम होता है, और जो रूल रेगुलेशन होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। चैनलाइजेशन ऑफ कैपिटल, यहाँ पे फंड्स जो है वो अंडर परफॉर्मिंग कंपनी से वेल परफॉर्मिंग कंपनीज की ओर डायरेक्ट होते हैं। बिकॉज अगर कोई कंपनी अंडर परफॉर्मिंग है तो उसकी सिक्योरिटीज का प्राइस डाउन चला जाएगा, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है उनकी सिक्योरिटीज का प्राइस अप जाएगा। और हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी है, कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न है, कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं है। तो हम जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जिनके स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, हम उनमें से पैसा अपना विड्रॉ करेंगे और उन कंपनी की सिक्योरिटीज़ में वो पैसा लगाएंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिनकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस अप जा रहा है। फैसिलिटीज़ फॉर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन की फैसिलिटीज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही प्रोवाइड होती हैं। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस मूवमेंट्स के थ्रू फायदा कमाना, प्राइस मूवमेंट्स के थ्रू प्रॉफिट करना। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो सिक्योरिटीज़ का प्राइस है वो कंटिन्यूसली प्राइस कैलकुलेट होता है, तो प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है, अप डाउन होता रहता है, और इस अप एंड डाउन की वजह से हम जो प्रॉफिट कमाते हैं दैट इज स्पेक्यूलेटिव गेन। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिससे कि फॉरेन कैपिटल हमारे कंट्री में आती है। इकोनॉमिक बैरोमीटर, स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक का एक स्नैपशॉट हमें प्रेजेंट करता है कि हमारी इकोनॉमी हेल्दी है या फिर कोई भी कमी है हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर स्टॉक मार्केट हाई जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हमारा स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, स्टॉक्स के प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इनटू स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, इन्वेस्टर्स को एक ब्रोकर सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि मैंने आपको फीचर्स में ही बताया था कि रजिस्टर्ड मेंबर्स के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। हम अपनी मर्जी से अपने आप से डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें वो मेंबर चाहिए, मतलब कि वो ब्रोकर चाहिए जिसके थ्रू हम सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। ब्रोकर, किसी भी स्टॉक ब्रोकर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो स्टॉक ब्रोकर है वो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए और स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। आपका ब्रोकर जिस स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होगा उसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड करोगे, उस स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज लिस्टेड होंगी उसी की सिक्योरिटीज में आप ट्रेड करोगे। तो हमें एक अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट करना है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है और जो किसी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है। इन्वेस्टर कैन चूज एनी स्टॉक ब्रोकर बेस्ड ऑन हिज कन्वीनियंस, अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक ब्रोकर आप चूज कर सकते हो, बस
वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए और सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टॉक ब्रोकर का करना क्या है, आपको उसके साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है जिसके थ्रू आप सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करोगे। ओके, और एग्जाम्पल क्या है स्टॉक ब्रोकर के इंडिया में, जरोधा, अपस्टॉक, HDFC सिक्योरिटीज, ग्रो। उसके बाद हम एक डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे। इन्वेस्टर ने क्या किया, ओपन कराया है अपना ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक ब्रोकर के साथ, अब एक ओपन कराएगा डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है, देखिए आजकल जो सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, मतलब कि पेपर फॉर्म में नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए एक अकाउंट चाहिए होता है, वो होता है डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कराओगे। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी और उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फी है, वो पे करनी होगी और आपका डीमेट अकाउंट रेडी हो जाएगा। और उस डीमेट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करना होता है। जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये आपके स्टॉक ब्रोकर्स हैं वही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह भी काम करते हैं। तो आप स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू ही डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ओपन कराते हो। उसके बाद है प्लेसिंग द ऑर्डर। उसके बाद हम रेडी हैं, हम सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। जो भी हमें चाहिए था बेस वो रेडी हो गया है, हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट भी आ गया है, डीमेट अकाउंट भी आ गया है, तो हम अब सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेड करने के लिए रेडी हैं मार्केट में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टर जो है वो क्या करेगा, एक ऑर्डर प्लेस करेगा। और ये ऑर्डर किसी भी तरह का हो सकता है। इस ऑर्डर में आप नंबर ऑफ शेयर और प्राइस को पहले से भी डिसाइड कर सकते हो कि इतने शेयर इस प्राइस पे, या फिर शेयर का नंबर डिसाइड कर सकते हो। प्राइस डिसाइड मत करो, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर आप बाय करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग भी आप ऑर्डर डाल सकते हो। आप जो सिक्योरिटीज का प्राइस है वो ब्रोकर के ऊपर भी छोड़ सकते हो कि जितने सस्ते में मिले उतने सस्ते में ले लो। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर ने एक ऑर्डर प्लेस किया है 500 शेयर्स का, टाटा मोटर के शेयर है और प्राइस लिमिट रखी है 2000 पर शेयर, मतलब कि 2000 पर शेयर उसे चाहिए है। इससे नीचे जा सकता है लेकिन इससे ऊपर प्राइस शेयर्स का नहीं जाना चाहिए। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, उसके बाद ब्रोकर उस ऑर्डर को जो है स्टॉक एक्सचेंज के पास ट्रांसफर करेगा। आप जो ऑर्डर है वो ब्रोकर की वेबसाइट पे डालोगे और ब्रोकर उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज के कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर करेगा। स्टॉक एक्सचेंज का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बायर एंड सेलर के ऑर्डर को मैच करेगा, मतलब कि उस सेम टाइम पे और जो प्राइस आप बोल रहे हो उस प्राइस के ऊपर कौन खरीदने के लिए रेडी है एंड कौन बेचने के लिए रेडी है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑर्डर डाला है किसके लिए, खरीदने के लिए, तो ये ढूंढा जाएगा कि कौन इसी सेम प्राइस के ऊपर ये सिक्योरिटीज को बेचने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल द ब्रोकर एंटर्स द ऑर्डर ऑफ 500 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स एट 2000 पर शेयर इन द साइट ऑफ कंप्यूटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हमने सेम ऑर्डर वो डाल दिया है। उसके बाद जो सेलर है उस सेलर को ढूंढा जाएगा जो टाटा मोटर के शेयर 2000 पर शेयर के में सेल करने के लिए रेडी है। यहाँ पे 5000 शेयर देखना जरूरी नहीं है, क्या पता कोई सेलर 1000 शेयर सेल कर रहा हो तो हम उससे भी ले सकते हैं, उसका भी ऑर्डर मैच हो सकता है। तो हमें यहाँ पे सेलर के केस में सिर्फ इतना देखना है कि 2000 पर शेयर प्राइस सेम होना चाहिए, सेम प्राइस के ऊपर सिक्योरिटीज का सेलर होना चाहिए, सेम प्राइस के ऊपर सिक्योरिटीज का बायर होना चाहिए। उसके बाद ये ऑर्डर यहाँ पे मैच हो गया, सेलर और बायर दोनों का ऑर्डर मैच हो गया। उसके बाद जो ये ट्रेड है, जो ये ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, उसके बाद जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 24 आवर्स के अंदर दोनों के ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रिपेयर करेंगे और अपने अपने क्लाइंट को, अपने अपने इन्वेस्टर को बेचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, यहाँ पे एक लीगल प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन का, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कि कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हुई है, किस प्राइस के ऊपर हुई है, क्या डेट एंड टाइम है डील का और क्या ब्रोकरेज चार्जेस पे हुए हैं। और हर कॉन्ट्रैक्ट नोट का एक यूनिक ऑर्डर कोड होता है। जो अगर आपने बाय करने का ऑर्डर दिया तो आपको बाइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, अगर आपने सेल करने का ऑर्डर दिया है तो सेलिंग नोट मिलेगा। हमने यहाँ पे बाय करने का ऑर्डर दे रखा तो हमें बाइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा। उसके बाद होती है सेटलमेंट, ये फाइनल स्टेप है ट्रेडिंग प्रोसीजर का। सेटलमेंट का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू शेयर्स बायर के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं एंड पेमेंट सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर होती है, मतलब कि एक्चुअल में यहाँ पे काम होता है सारा। जो सेटलमेंट जो है वो सेटलमेंट साइकिल के ऊपर बेस्ड होती है। सेटलमेंट साइकिल अगर हम करंटली बात करें इंडिया में तो दैट इज T+1 डे रोलिंग सेटलमेंट बेसिस के ऊपर, बट कुछ स्टॉक्स सिलेक्टेड हैं जिनके लिए ये T बेसिस के ऊपर भी है। तो होता क्या है, एक होता है ट्रेड डे, एक होता है ट्रेड डे +1।
तो ट्रेड डे वाले दिन क्या होता है, जिस दिन जो आपका ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि बायर जो है उसके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, बायर के अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जो सेलर है उसके अकाउंट से सिक्योरिटीज ले ली जाएंगी। बायर से पैसे गए, सेलर से सिक्योरिटीज गई, बट ना तो सेलर को पैसे मिले हैं और ना ही बायर को सिक्योरिटीज मिली हैं। उनके अकाउंट से जो उनसे चीज लेनी थी वो चीज उन्होंने ले ली है, स्टॉक एक्सचेंज के पास वो चीज चली गई है। उसके बाद T+1 डे जिस दिन सेटलमेंट होगी उस दिन क्या होता है, उस दिन जो सिक्योरिटीज हैं, जो खरीदने वाला है बायर है उसके पास चली जाएंगी और जो पेमेंट है वो सेलर के पास चली जाएंगी। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड में क्या होता है। हम जो ट्रेड है सिक्योरिटीज का वो ब्रोकर के थ्रू करते हैं, तो ट्रेड डे वाले दिन हमसे जो सिक्योरिटीज हैं वो ब्रोकर के पास जाएंगे और ब्रोकर उन सिक्योरिटीज को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दे देगा। ओके, एंड ट्रेड डे +1 T+1 उसको हम पे आउट डे भी बोलते हैं। उस दिन क्या होगा, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसके पास, जैसा कि अपने वाले ब्रोकर ने किया है वैसे दूसरे वाला ब्रोकर भी करेगा। जिसको पेमेंट लेनी है वो पेमेंट लाके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देगा, जिसको सिक्योरिटीज लेनी है वो सिक्योरिटीज लाके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को देगा। उसके बाद T+1 डे को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करेगा, जिस क्लाइंट के ब्रोकर को सिक्योरिटीज ट्रांसफर करनी है उसको सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर देगा और जिस क्लाइंट के ब्रोकर को कैश ट्रांसफर करना है उसको कैश ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उसने क्या किया, ब्रोकर्स को दिया है, ब्रोकर को सिक्योरिटीज दिए, ब्रोकर को कैश दिया है, और जो ये ब्रोकर है ये विदिन 24 आवर अपने क्लाइंट इन्वेस्टर जिसने ऑर्डर किया था उसके अकाउंट में इन चीज़ों को डाल देगा, सिक्योरिटीज को और पेमेंट को। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक 22 जैन 2024 को परचेज हुआ है तो इसकी सेटलमेंट 23 जैन 2024 को होगी। स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। NSE एंड BSE नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज हैं, 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैं। इंडिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो सेबी के थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो रिकॉग्निशन है वो परमानेंट भी हो सकता है, वो सर्टेन टाइम के लिए भी हो सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक बार स्टॉक एक्सचेंज बन गया तो वो लाइफ टाइम तक काम करेगा। उनको जो आप ये बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस बोल सकते हो, तो एक टाइम लिमिट के लिए दिया जाता है या फिर परमानेंट भी दिया जा सकता है। अगर हम NSE एंड BSE की बात करें तो ये परमानेंट है, मतलब कि इनका कोई लाइफ नहीं है कि उनको अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी के स्टॉक एक्सचेंजेस है 21 वो परमानेंट नहीं है, उनका एक सर्टेन टाइम है। अगर आप जाके सेबी की वेबसाइट पे देखोगे, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया सर्च करोगे, सेबी की वेबसाइट पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो एग्जिट हो चुके हैं, सेबी उनको एग्जिट कर दिया है। और जब वो दोबारा से एप्लीकेशन डालेंगे, दोबारा से सारा प्रोसेस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करने का, उसके बाद ही वो अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक के लिए उनका काम बंद हो जाता है। तो जो रिकॉग्निशन है वो परमानेंट और सर्टेन टाइम दोनों के लिए हो सकता है। NSE एंड BSE का परमानेंट है, बाकी के लिए सर्टेन टाइम के लिए है। अगर हम आज की डेट की बात करें तो 7 एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब कि 7 स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। BSE एंड NSE, BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 9, 1875 को। इसको एक कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रॉय चंद ने एस्टेब्लिश किया था, ये उसका फाउंडर है। ये जब एस्टेब्लिश हुआ था स्टार्टिंग में, तब इसको बोलते थे द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। उसके बाद 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एज अ BSE रिकॉग्नाइज कर दिया और BSE इंडिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और किस एक्ट के अंडर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंडर। लोकेशन क्या है इसकी, मुंबई इंडिया। और मैं आपको बता दूं BSE जो है वो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों टाइप का प्लेटफॉर्म है, मतलब फिजिकली भी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है और इलेक्ट्रॉनिकली भी होती है। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, मतलब कि 5300 समथिंग कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 250 ट्रिलियन $US इसका कैपिटलाइजेशन है। इसमें जो प्रोडक्ट्स ट्रेडेड हैं वो है इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, करेंसी डेरिवेटिव और भी बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की भी यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। इंडिसीज क्या है इसकी, S&P, देखिए जो BSE का जो है वो है इंडेक्स जो है वो है सेंसेक्स और NSE का है निफ्टी। तो यहाँ पे जो इंडिसेस हैं वो है
S&P BSC सेंसेक्स, S&P BSC 500, S&P BSC मिड कैप, S&P BSC स्मॉल कैप। रेगुलेटर कौन है इसका? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको सेबी रेगुलेट करता है। NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में एंड इसने अपना ऑपरेशन 1994 में स्टार्ट किया था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया का जो कि फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है। लोकेशन मुंबई इंडिया। लिस्टेड कंपनीज 900 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं। जो इंडिया के टॉप 2 स्टॉक एक्सचेंज है उनमें से एक है NSE। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? ओवर 230 ट्रिलियन $। एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, करेंसी डेरिवेटिव। जो इंडिसीज हैं वो देखिए, मैंने उसका आपको बताया था सेंसेक्स, तो इसमें निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500। देखिए निफ्टी 50 क्या होता है, अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊँ तो निफ्टी 50 में क्या होता है कि जो इस NSE पे टॉप 50 कंपनीज हैं, ओके, टॉप परफॉर्मिंग जो 50 कंपनीज है, उन कंपनीज के शेयर की वैल्यू का, उन कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनका एक ग्रुप होता है निफ्टी 50। मतलब कि जो टॉप 50 कंपनीज हैं NSE पे उनकी वैल्यू को प्रेजेंट करता है निफ्टी 50। तो सेम ऐसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 कि उन टॉप 50 कंपनीज को छोड़ के जो बाकी अगली 50 कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनकी वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। और निफ्टी 500 ऐसे ही, इसको भी सेबी रेगुलेट करता है। इंडिया के अंदर जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको रिकग्निशन और रेगुलेशन सेबी ही करता है। रोल क्या है स्टॉक एक्सचेंजेस का? सबसे पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक्सचेंज जो है वो पीपल को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू वो सिक्योरिटीज़ को इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं। प्राइस सेटिंग एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सिक्योरिटीज़ का राइट प्राइस डिसाइड होता है। बिकॉज यहाँ पे जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस है कि भाई जो बायर हैं वो कितना देना चाह रहे हैं और सेलर कितना लेना चाह रहे हैं। रेजिंग मनी, कंपनीज इजीली सिक्योरिटीज़ को इशू करके पब्लिक के थ्रू फंड्स रेज कर सकती हैं। फेयर रूल्स, यहाँ पे फेयर रूल्स रेगुलेशंस हैं, फेयर ट्रेडिंग है सबके लिए, सभी इन्वेस्टर्स को सेम प्रोसेस के थ्रू ट्रेडिंग करनी होती है, सभी के लिए सेम रूल रेगुलेशन है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। मार्केट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है स्टॉक प्राइसेस के रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग सभी इन्वेस्टर्स को, सो दैट वो अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें, ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। इकोनॉमिक स्नैपशॉट, स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमी का स्नैपशॉट हमें देता है कि जो इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है नहीं कर रही। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि कंपनीज जो है वो प्रॉफिट कमा रही हैं। इसी वजह से सिक्योरिटीज़ का प्राइस, उनकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस हाई जाएगा, उनकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस हाई जाएगा तो स्टॉक मार्केट हाई जाएगा, मतलब कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है। और अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं तो उनकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस डाउन जाएगा, स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का एक काइंड ऑफ बैरोमीटर है। So thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And we have almost covered all the series of capital market. And अगर कोई भी टॉपिक लेफ्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।